बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे। मैं अपने वादे के मुताबिक यहाँ पे पहुँच चुका हूँ। तो आपके पास 2 लाख का बजट है और आप पाकिस्तान से किसी और ममालिक में जाके ख़ुद को सेटलमेंट करना चाहते हैं। ये टोटल वीडियो आज इसी पे होगी, किस तरह आप खुद अपने ऊपर यानी कि किसी एजेंट के बगैर आप किस तरह दूसरे ममालिक में जाके अपना रोज़गार में इजाफा कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। एक काम करना, अपने वीडियो पे फोकस देना है, तवज्जो देनी है, मुकम्मल को वीडियो को देखना है, इसका आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। आज का जो टॉपिक है वो तुर्की पे है, यानी कि तुर्की का वीज़ा आपने किस तरह लेना और खुद किस तरह सेटलमेंट कर सकते हैं। अगर एक बात भी मेरी आपको लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि नहीं यार भाई आपने ये चीज़ गलत बोल दी है। ये अगर मुझसे गलत कोई हो जाएगा उसके लिए मुझे माफ़ कर देना। अच्छा जी, कौन कौन सी चीज़ें अहम है इस चीज़ का, अगर आप वीडियो देख के उसको पूरे मुकम्मल तरीके से फॉलो करेंगे तो आई होप कि आप 100% वीज़ा खुद ले सकेंगे। अगर यही वीज़ा आप किसी एजेंट से करवाने चले जाएं तो आपको उसकी कदर पता चलेगी कि क्या है और इसमें आपकी टोटल कितनी लागत आएगी, ये भी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी और सब कुछ आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, बात कर लेते हैं वीज़े की। नंबर 1, इसके लिए आपको सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी करने होंगे, क्योंकि तुर्की रिक्वायर्ड करता है कि आपके कागजात मुकम्मल हैं तो पाकिस्तानियों को वीज़ा मिल जाएगा। अगर आपके पास आपके डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल नहीं हैं तो आपको वीज़ा बिल्कुल नहीं मिलेगा। एक और चीज़, अगर आप तुर्की का ई वीज़ा लेना चाहते हैं तो वो भी मैं बताता हूँ कि आप इलेक्ट्रॉनिक तुर्की का जो वीज़ा पाकिस्तानी के लिए वो कैसे ले सकते हैं। एक और चीज़, पाकिस्तान में सबसे जो इस टाइम अच्छी सूरत हाल है ना वीज़ों के बारे में, वो तुर्की के अलावा किसी कंट्री की नहीं है। तुर्की का वीज़ा मिल जाता है। अगर जिनके रिजेक्ट हुए हैं उनकी कोई ना कोई मिस्टेक हुई होगी। तुर्की का इंटरव्यू कैसे होता है, बाज़ लोग ये करते हैं कि वीज़ा तो अप्लाई कर लेते हैं, जब इंटरव्यू कॉल आती है ना लोगों को समझ नहीं आती और ना ही एजेंट उसे इतना समझाते हैं। यानी कि आपने वीज़ा अप्लाई किया, सबमिट किया, तो उन्हें वेरिफिकेशन करने के लिए ना आपको इंटरव्यू कॉल करते हैं एम्बेसी इस्लामाबाद से तुर्की की। तो वो आपसे कुछ सवालात पूछते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स के मुतल्लिक। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स के मुतल्लिक आपके सवालात आप ठीक देते हैं तो आपको इंटरव्यू बेस पे ही वीज़ा मिल जाता है। ये बात बहुत कम लोगों को पता होगी। अच्छा जी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए तुर्की का वीज़ा अप्लाई करने के लिए और कहाँ से ये अप्लाई होगा, कितने इसके पैसे लगेंगे और वीज़े के बाद किस तरह आप खुद सेटलमेंट कर सकते हैं। मुझे माफ़ करना, वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन मैं आपको जल्दी से जल्दी बताने की कोशिश करूँगा। अच्छा जी, नंबर 1, सबसे पहले आपके पास आपका पासपोर्ट होना चाहिए। आपके बैंक स्टेटमेंट बहुत अहमियत रखती है। एक और तुर्की की जो अच्छी चीज़ है ना, आप पूरा यूरोप उठा लें या और भी कंट्री उठा लें जो थोड़े वेल सेटल हैं, नॉर्थ अमेरिकन, साउथ अमेरिकन, इस तरह की कंट्री उठा लें, उनमें एक चीज़ होती है कि जी आपको बैंक स्टेटमेंट जो चाहिए ना वो 6 महीने की चाहिए। तुर्की आप 3 महीने की भी बैंक स्टेटमेंट लगा सकते हैं। आपका पासपोर्ट चाहिए, आपका बैंक स्टेटमेंट चाहिए, 3 महीनों की बैंक मिनट्स लेटर चाहिए। अच्छा जी, ये जो 2 कागजात है ना, बैंक स्टेटमेंट और बैंक मिनट्स लेटर, ये दोनों कागजात जहाँ पे आपका बैंक अकाउंट है इजीली आपको मिल जाएंगे, कोई इतना मुश्किल नहीं है वहाँ पे। क्योंकि बैंक स्टेटमेंट में आपने अमाउंट अपनी बतानी होती है कि आपके बैंक में अमाउंट कितनी है, और एक जो आपके बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि आपका विजिटिंग कार्ड है आपके बिज़नेस का और कवर लेटर, जो लेटर हेड होता है आपके बिज़नेस का, आपने वो शो करना है। 4 डॉक्यूमेंट्स हो गए। उसके बाद आपकी इंश्योरेंस की आप टेंशन न लें, वो अब तुर्की वाले खुद ही कर देते हैं। उसके अलावा आपकी होटल बुकिंग, एयर बुकिंग, और ये मैं कागजात आपको बता भी दूंगा कि ये आपने कैसे बनाने हैं। उसके बाद कवर लेटर, यानी कि आपने बताना है कवर लेटर में कि आप तुर्की क्यों जा रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म है, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म है। उसके बाद आपका FRC है, यानी कि अगर आपके पास फैमिली सर्टिफिकेट है वो आपने अटैच करना। अगर तो आप शादीशुदा, फिर और मज़े की बात है, वो आपका आ जाएगा मैरिज सर्टिफिकेट। अच्छा जी, आपके एक चीज़ आपने करनी है, जब आप बैंक स्टेटमेंट बना रहे हैं ना, आपके बैंक में अगर अकाउंट में पैसे 20 लाख के करीब है तो आपका वीज़ा कभी नहीं तुर्की का रिजेक्ट होगा। तुर्की यही देखता है कि इसके पास पैसे हैं। अगर आपके पास, आप कोशिश करिएगा वीज़ा कोई भी अप्लाई करे तो 2 मिलियन के करीब आपके बैंक में अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए। अच्छा जी, अब कवर लेटर में, अब पहले पासपोर्ट आपके पास ऑलरेडी होगा, बैंक स्टेटमेंट और बैंक मिनट्स लेटर, ये दो जो कागजात है ना, ये आपने अपने जहाँ पे आपका अकाउंट है वहाँ से इजीली आपको मिल जाएंगे, मुफ्त मिलेंगे, इनके पैसे नहीं लगते। उसके बाद कवर लेटर में आपने बताना है कि आप तुर्की क्यों जा रहे हैं, वो किसी एजेंट से बनवाएं, क्योंकि कवर लेटर पे ही आपका वीज़ा टिका होगा, ठीक है। कवर लेटर आपने प्रोफेशनल तरीके से बनवाना है, एक ये बनेगा। नंबर 5 पे इंश्योरेंस जो है वो तुर्की वाले ही खुद ही कर देंगे, क्योंकि अब उनका रूल बन चुका है कि वो वीज़ा फ़ीस के साथ ही ले लेते हैं, इंश्योरेंस की फ़ीस वो खुद ही करते हैं। उसके बाद होटल बुकिंग, एयर बुकिंग, ये 2 डॉक्यूमेंट्स आप किसी भी एजेंट से करीबी जो आपके उधर से इजीली बनवा सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ये मेरे ख्याल से 2-3 हज़ार में ये दोनों कागज़ आपको मिल जाएंगे।
ये 2 कागजात हो गए। और उसके बाद आपका FRC फैमिली सर्टिफिकेट और मैरिज सर्टिफिकेट, ये आप नादरा के दफ्तर में जाएं और वहाँ से आप बआसानी, इसकी 1000 रुपया फ़ीस है, ये ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। आप वहाँ पे अगर जाते हैं अपना नादरा ऑफिस जाते हैं तो आपको इजीली वहाँ से भी मिल जाएंगे FRC और मैरिज सर्टिफिकेट, यानी कि एक फैमिली का सर्टिफिकेट। अगर आपके बहन भाई हैं, आप शादीशुदा नहीं है, तो फिर आप FRC का इस्तेमाल करेंगे, अपने बहन भाई का लगाएंगे साथ, और अपने माँ बाप का अगर आप शादीशुदा नहीं है। अगर आप शादीशुदा, फिर आप अपने मियाँ बीवी बच्चों का फैमिली सर्टिफिकेट लगाएंगे, और मैरिज सर्टिफिकेट शादी का जो कार्ड होता है वो लगाएंगे। और वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म आप वहाँ जाके ही अपना फिलअप कर लेंगे, उसका भी इतना कोई मुश्किल नहीं है। और 4 तस्वीरें वाइट बैकग्राउंड के साथ आपने अटैच कर देनी है। अगर उसको कोई डॉक्यूमेंट्स मेरे से मिस हो गया तो माजरत। अगर आप तुर्की में जाते हैं तो वो आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म ही दे देंगे, उसमें लिखा होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं, वो आप उधर से भी एक दफ़ा पढ़ लेंगे। आपने NTN और NTN यानी कि जो आपका टैक्स फॉर्म है वो अपने साथ लगाना है, और चैम्बर ऑफ कॉमर्स का सर्टिफिकेट ईजिली मिल जाता है, किसी वकील से मशवरा कर लें, या आपको पता ही होगा कि चैम्बर ऑफ सर्टिफिकेट और आप टैक्स टाइम NTN नेशनल टैक्स नंबर, ये आपने चीज़ें साथ ऐड कर दी हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, ये डॉक्यूमेंट्स लेके आपने इनकी एम्बेसी में, या अगर आप लाहौर में हैं तब भी आप इनके अपने शहर में ही वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पेशावर में हैं तो पेशावर में ही इसका तुर्की का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप फैसलाबाद में हैं तो फैसलाबाद में वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि चंद 5-6 बड़े शहर हैं जिनमें अनातोलिया मौजूद है, वहाँ से आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे, अपने सारे कागजात देंगे, और फिर आपको आपके डॉक्यूमेंट्स इस्लामाबाद जाएंगे। वहाँ से आपको वेरिफिकेशन कॉल करेंगे तुर्की से कि आपने वीज़ा अप्लाई किया था, जो आपने मेंशन किया हुआ था, अपने डॉक्यूमेंट जो आपने बनाए थे, कवर लेटर में आपने जो लिखा था, आपके बैंक में जो बैलेंस था, सब कुछ आपकी वो कॉल पे वेरिफिकेशन करेंगे। उसे बोलते हैं इंटरव्यू कॉल। वो आपको इंटरव्यू के ज़रिए आपसे कॉल पर रब्ता करके आपसे इन्फॉर्मेशन ले लेंगे। आपने अगर अपनी इन्फॉर्मेशन अपने मुताबिक बिल्कुल करेक्ट दी, अब जो आपके डॉक्यूमेंट्स थे आपको दी, आपने वही इन्फॉर्मेशन दी, तो हो ही नहीं सकता कि तुर्की का वीज़ा आपका रिजेक्ट हो जाए, हो ही नहीं सकता। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है, आप जेन्युइन वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं, कोई फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं लगाया, बिजनेस आपने जेन्युइन शो किया, यानी कि ठीक है, आपने सारे डॉक्यूमेंट सही किए हैं, तो हो ही नहीं सकता कि तुर्की 43,000 में आपको वीज़ा मिल जाएगा। आज से चंद माह पहले 21,000 इसकी फ़ीस थी वीज़े की, तो आज लगा लें 43,000 है, 5-7 हज़ार 10,000 आपके डॉक्यूमेंट्स पे थोड़ा टोटल खर्चा आएगा, तो 50,000 55,000 में 55,000 रुपये में आप तुर्की का वीज़ा खुद अप्लाई कर सकते हैं। ये तरीकाकार है जी, सच का पता करना चाहिए। अगर यही तुर्की का वीज़ा आप खुद नहीं ले सकते तो किसी के ज़रिए लवाते हैं, तो आपको 3 से 4 लाख रुपया वो बंदा चार्ज करता है, जो भी तुर्की के एजेंट लोग काम करते हैं। अच्छा, उसके अलावा आपने तुर्की का अगर आपको वीज़ा मिल जाता है, रिजेक्ट भी हो जाते हैं किसी रीज़न पे, अगर आपको तुर्की का वीज़ा मिल जाता है तो फिर आपके अगला लाएमल क्या होगा? अगर आपका लाएमल होगा कि आपने तुर्की में जाके खुद को स्टे कैसे करना है, वहाँ पे रोकना कैसे है, वहाँ पे काम कैसे करना है, लीगल कैसे तुर्की में होना है। जारी बात है इलीगल तो काम नहीं करना। तुर्की में बहुत सारी ऐसी चीज़ें एक्टिविटी हुई हैं, यानी कि इलीगल लोगों को उठा के बाहर फेंका तुर्की ने, बैन लगा के बाहर फेंका है, यानी कि जिधर जिधर से आए थे वापस भेज दिए, बैन लगा के भेजे हैं 5-5, 10-10 साल के। तो आप ये गलती ना करें कि तुर्की में जाके आप इलीगल हो। वहाँ पे अपने आप को रोकना कैसे, सबसे बात अहम ये है। वहाँ पे रोकने के भी तरीकाकार है। रुकने का तरीकाकार सबसे नंबर 1 ये है कि आप वहाँ पे TRC यानी कि रेजिडेंट कार्ड भी तुर्की का अप्लाई कर सकते हैं अगर आप विज़िट पे गए हैं। अगर आपको वीज़ा मिलता है 12 दिन का, 15 दिन का, या 18 दिन का, या 1 मंथ का भी आपको वीज़ा मिल जाता है, तो आप वहाँ पे जाने के बाद अपने आप को वहाँ पे रोक सकते हैं, जिनके TRC अप्लाई कर सकते हैं। TRC आपने कैसे अप्लाई करनी है? अगर आपको मालूमात नहीं है TRC अप्लाई करने की, आप बोलते हैं रेजिडेंट कार्ड जो है वो मैं नहीं अप्लाई कर सकता, उसका बेहतरीन हल ये होता है आप किसी वहाँ पे एजेंट के ज़रिए करवा लें। वो मैं एक छोटा सा सैंपल देता हूँ कि वो चीज़ क्या होती है। एक एग्रीमेंट करना होता है आपने तुर्की के नेशनलिटी होल्डर के साथ, जिसके पास वहाँ पे थोड़ी सी लैंड हो, यानी कि आपको रहने के लिए 1 साल के लिए वो जगह दे दे। उस जगह को आपने तुर्की गवर्नमेंट को दिखाना है कि मेरे पास ये जगह है, मैं तुर्की में यहाँ पे रह सकता हूँ 1 साल के लिए, मेरा एग्रीमेंट हो गया है आपके इस नेशनल बंदे के साथ, तो मैं तुर्की में इलीगल रह सकता हूँ, तो मुझे 1 साल के लिए TRC रेजिडेंट कार्ड जारी किया जाए। ये दरख्वास्त आपने एप्लीकेशन तुर्की गवर्नमेंट को देनी होती है तुर्किश लैंग्वेज में। वो खुद ही बंदा कर लेगा, जिसके जो भी एजेंट होते हैं वो करवा देते हैं। उसमें मैक्सिमम आपकी 30,000 या 35,000 TRC की फ़ीस है। आप 50,000 फ़र्ज़ कर लें कि आपकी लग जाएगी, 50,000 वो ऐड कर लें, बाकी आपने वीज़ा वहाँ पे खर्चा था ये 50,000 ये लगा लें। एयर टिकट लिया आपने, तकरीबन राउंड 2-2.5 लाख में आप तुर्की में लैंड हो जाते हैं। वहाँ पे फिर जब TRC कार्ड लग रहे आपको मिल जाता है, फिर आप तुर्की में 1 साल के लिए
लीगल हो गए, आपको कोई परेशानी वाली बात वहाँ पे नहीं होगी। अच्छा, टीआरसी कार्ड जो होता है वो विजिटर के लिए होता है, यानी कि आपने तो की ना, यानी कि वो रेजिडेंट लिया आपने कार्ड 1 साल के लिए, वहाँ पे कई किस्म के आप स्टडी टीआरसी भी ले सकते हैं, बिजनेस टीआरसी भी ले सकते हैं। जो विजिटर जो मैं बता रहा हूँ वो टीआरसी होती है। अच्छा, जो बिजनेस स्टडी होती है वो सारी बातें आप लोगों के पास नहीं होगी, उसका खर्चा भी मेरे ख्याल से ज़्यादा है, वो यूनिवर्सिटी के चक्करों में होता है, आप विजिट पे जाकर टीआरसी। अच्छा, बहुत सारे लोग पाकिस्तानी भी ऐसे वो टीआरसी पे काम करते हैं, तो आप टीआरसी पे काम कर सकते हैं। है तो इलीगल है लेकिन लोग करते हैं काम वहाँ पे। तो तुर्की में आप टीआरसी पे काम करते हैं तो फिर आपको इस मैक्सिमम तनख्वाह, तुर्की में अब सैलरी अच्छी हो चुकी है, तुर्की ने बाकायदा ऐलान भी किया था, जो वर्कर है वहाँ पे उनके लिए तुर्की सैलरी अच्छी देता है। जो स्टार्टिंग तनख्वाह है 80 से 90 हज़ार रुपये पाकिस्तानी आपको मिल जाता है। तो अगर आप इंडियन फीस की बात करें 45 से 40-45 हज़ार रुपये ईजिली तुर्की में कमा सकते हैं। अगर आपको जॉब अच्छी मिल जाए तो आप पाकिस्तानी 1 लाख रुपये प्लस भी कमा सकते हैं। तो तुर्की को इसको इंडियन आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये इतनी सारी अच्छी करेंसी, इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी आप खुद बाय कर सकते हैं बिना किसी एजेंट के। अच्छा, जॉब भी आपको मिल जाएगी, इजीली मिल जाती है तुर्की में जॉब। वहाँ पे पहले बात समझिए ना, तुर्की की इकॉनमी किस पर डिपेंड करती है। वो कपड़ा बेचते हैं, वो अपना पैम्पर्स जो बच्चों के होते हैं वो पूरी दुनिया, एशिया में ज़्यादातर, पाकिस्तान इंडिया में टर्किश पैम्पर जो बेबी पैम्पर होते हैं वो यूज़ होते हैं। और काफ़ी ज़्यादा भी तुर्की एक्सपोर्ट जो अपना माल भेजता है पूरी यूरोप में भेजता है, एशिया में भेजता है। तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो मोहल्ले में होते हैं, मोहल्ले गलियों में ज़्यादातर तुर्की में फैक्ट्रियाँ होती हैं, वहाँ पे आप इजीली जॉब कर सकते हैं। अगर आपको जॉब अच्छी मिल जाए तो आपको क्या ही बात है, फिर सैलरी भी अच्छी हो जाती है, सब कुछ ईजी वे हो जाता है। अगर आप ये तरीका लाएअमल इख्तियार करें, अगर तो आपको तुर्की में कोई रिश्तेदार, कोई जानने वाला है, तो ये आपके लिए और ज़्यादा बेनिफिट वाली बात है कि आपको जो वहाँ पे सब कुछ सेटलमेंट करने की इतनी मुश्किलात नहीं होंगी। तो ये सारी वीडियो थी कि तुर्की ही वाहद पाकिस्तानियों के लिए बेस्ट ऑप्शन है। यूरोप आपके लिए काम नहीं कर रहा, एम्बेसी आपको जलील करिए स्वाय स्वीडन के यूरोप की और उधर से उधर जाना कोई आपको पता ही है कि अनपॉसिबल हो चुका है इस मौजूदा हालात में। कनाडा यूएसए की वैसे ही हम बात नहीं करते हैं, या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इंग्लैंड की, तो जिनकी बात करते हैं वहाँ पे बहुत मुश्किल है। तो बेहतर वे मिडिल क्लास लोगों के लिए आई थिंक कि तुर्की से बेटर कोई नहीं है। तो मज़ीद इस तरह की वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आते हैं इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।